नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ द सेकंड स्टेन। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और ये किस्सा उन दिनों का है जब मैंने अपने जीवन के सबसे पेचीदा और खतरनाक मामलों में से एक को सुलझाया था। बात 1904 की है, जब लंदन की ठंडी हवाएं बेकर स्ट्रीट के मेरे अपार्टमेंट की खिड़कियों से टकरा रही थी। मैं और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर वॉटसन चाय के साथ पुरानी रोमांचक घटनाएं याद कर रहे थे। उस सुबह मैं रासायनिक प्रयोगों में डूबा हुआ था और वॉटसन टाइम्स अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में कुछ टिप्पणी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। होम्स, लगता है कोई जल्दी में है, वॉटसन ने कहा। मैंने शीशी नीचे रखी और घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बजे थे। वॉटसन, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं लगती, मैंने कहा। तभी मिसेज हडसन ने दरवाजा खोला और 2 अनजान लोग कमरे में दाखिल हुए, जिनमें एक थे मेरे भाई माइक्रॉफ्ट होम्स, जिनका आना मेरे लिए हमेशा से एक आश्चर्य की बात होती थी। माइक्रॉफ्ट अपने मोटे शरीर और गंभीर चेहरे के साथ हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो किसी बड़े सरकारी रहस्य का बोझ ढो रहे हों। उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसे मैं तुरंत पहचान गया। वो थे माननीय ट्रेलोनी होप, यूरोपीय मामलों के सचिव, जिनका नाम हाल के कुछ राजनीतिक समाचारों में बार बार उछला था। शर्लॉक, माइक्रॉफ्ट ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये मामला अत्यंत गंभीर है। मैंने अपनी कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए भाई, और आप भी मिस्टर होप, बताइए क्या समस्या है? ट्रेलोनी होप का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में एक अजीब सा भय और चिंता थी। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और उसे अपनी गोद में रख लिया, जैसे कि वो उससे कुछ सांत्वना पाने की कोशिश कर रहे हों। माइक्रॉफ्ट ने मेरी ओर देखा और फिर होप की ओर इशारा किया। इन्हें बताइए मिस्टर होप, समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। होप ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मिस्टर होम्स, मैं एक बहुत बड़े संकट में हूं। एक दस्तावेज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र मेरे कब्जे से गायब हो गया है। यदि ये पत्र गलत हाथों में पड़ गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। कैसा पत्र? मैंने पूछा। मेरी जिज्ञासा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। होप ने अपने माथे से पसीना पोंछा। ये एक ऐसा पत्र है जिसका जिक्र मैं यहाँ खुलकर नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये एक विदेशी शासक द्वारा लिखा गया था और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो यदि सार्वजनिक हो जाएं तो यूरोप के कई देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। वॉटसन, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे सरक आए। युद्ध? उन्होंने आश्चर्य से कहा। हाँ डॉक्टर वॉटसन, माइक्रॉफ्ट ने कहा, यह मामला केवल ब्रिटेन की सुरक्षा का नहीं बल्कि पूरे यूरोप की स्थिरता का है। मैंने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मिस्टर होप, मुझे सारी बात विस्तार से बताइए। ये पत्र कब और कैसे गायब हुआ? इसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? होप ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि ये पत्र उनके निजी कार्यालय में एक सुरक्षित तिजोरी में रखा हुआ था। तिजोरी का ताला केवल उनके पास था और उसकी दूसरी चाबी किसी के पास नहीं थी। पिछले दिन जब मैं कार्यालय में कुछ कागजात देख रहा था, होप बोले, तब मैंने तिजोरी खोली थी। उस समय पत्र वहां मौजूद था, लेकिन रात को जब मैं वापस लौटा और तिजोरी की जांच की तो पत्र गायब था। क्या तिजोरी में कोई और चीज गायब हुई? मैंने पूछा। नहीं, होप ने जवाब दिया, सिर्फ वही पत्र। क्या तिजोरी में कोई तोड़फोड़ के निशान थे? नहीं मिस्टर होम्स, तिजोरी पूरी तरह सुरक्षित थी। कोई निशान नहीं, कोई खरोच नहीं। मैंने माइक्रॉफ्ट की ओर देखा। और तुम्हारा इसमें क्या रोल है भाई? ये मामला तुम तक कैसे पहुंचा? माइक्रॉफ्ट ने एक ठंडी मुस्कान दी। शर्लॉक, तुम जानते हो कि मैं सरकार के कुछ अनौपचारिक हिस्सों में काम करता हूं। जब मिस्टर होप को इस संकट का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैंने एक पल के लिए सोचा। यह मामला जितना सरल लग रहा था उतना था नहीं। एक पत्र जो युद्ध को भड़का सकता था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, इसके पीछे कोई बहुत चतुर दिमाग था। मिस्टर होप,
मैंने कहा, मुझे आपके कार्यालय का दौरा करना होगा और मुझे उन सभी लोगों की सूची चाहिए जो उस तिजोरी के बारे में जानते थे या जो उस दिन आपके कार्यालय में आए थे। होप ने तुरंत सहमति जताई। जो भी आप कहेंगे मिस्टर होम्स, बस कृपया इस पत्र को ढूंढ लीजिए। मैंने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, क्या तुम तैयार हो? वॉटसन ने अपनी पिस्तौल अपनी जेब में डाली और मुस्कुराया। हमेशा की तरह। होम्स, उस दिन दोपहर को हम मिस्टर होप के कार्यालय पहुंचे। ये व्हाइट हॉल में एक भव्य इमारत थी जहां सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित थे। होप का कार्यालय तीसरी मंजिल पर था और उसका कमरा इतना व्यवस्थित था कि एक नजर में ही सब कुछ साफ सुथरा लगता था। तिजोरी जो दीवार में एक छोटे से पैनल के पीछे छिपी थी, बिल्कुल वैसी थी जैसा होप ने बताया था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई निशान नहीं। मैंने तिजोरी का बारीकी से निरीक्षण किया। उसका ताला जटिल था और उसे बिना चाबी के खोलना लगभग असंभव था। फिर भी मैंने अपने आवर्धक लेंस से हर कोने को जांचा। तभी मेरी नजर तिजोरी के पास की दीवार पर पड़ी। वहां बहुत हल्का सा एक खरोंच का निशान था। ये इतना सूक्ष्म था कि सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। वॉटसन, मैंने कहा, ये देखो। वॉटसन ने मेरी ओर देखा और फिर उस निशान को देखने की कोशिश की। ये तो बस एक छोटा सा निशान है। होम्स, क्या ये महत्वपूर्ण है? हर छोटी चीज महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। ये निशान हमें उस व्यक्ति की ओर ले जा सकता है जिसने ये कारनामा किया। उस दिन हमने कार्यालय के हर कोने की जांच की। मैंने होप के कर्मचारियों से पूछताछ की, उनके बयानों को नोट किया और उनके व्यवहार का अध्ययन किया, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं लगा। फिर भी मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी। ये चोरी कोई साधारण चोर का काम नहीं था। इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था और शायद कोई बड़ा खिलाड़ी। शाम तक हम बेकर स्ट्रीट वापस लौट आए। मैंने अपनी पाइप जलाई और सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। पत्र कहाँ गया? उसे किसने चुराया? और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मकसद क्या था? होम्स, वॉटसन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस मामले को सुलझा पाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, हर पहेली का हल होता है, बस हमें सही सूत्र ढूंढना है। उस रात मैंने अपने नोट्स की समीक्षा की। मिस्टर होप ने हमें कुछ नाम दिए थे, उन लोगों के जो उनके कार्यालय में उस दिन मौजूद थे। उनमें से एक नाम मेरे लिए विशेष रूप से दिलचस्प था। वो था एडवार्डो लुकास, एक विदेशी राजनयिक जो अपने चतुर दिमाग और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। क्या वह इस चोरी के पीछे हो सकता था? अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं लुकास से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे और सबूत इकट्ठा करने थे। ये मामला जितना गहरा था उतना ही रोमांचक भी, और मैं शर्लॉक होम्स इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार था। मैं उस सुबह अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में बैठा था जब मेरे दिमाग में कल की घटनाएं एक तूफान की तरह घूम रही थी। मिस्टर ट्रेलोनी होप का गायब हुआ पत्र, जिसके गलत हाथों में पड़ने से यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था, मेरे लिए अब तक की सबसे जटिल पहेलियों में से एक बन चुका था। मेरी पाइप से उठता धुआं कमरे में छाए कोहरे की तरह मेरे विचारों को और उलझा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस कोहरे के बीच कहीं एक साफ रास्ता जरूर था। वॉटसन, मेरे प्रिय मित्र, मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही उत्साह था जो हर नए मामले में उनके चेहरे पर उभर आता था। होम्स, उन्होंने कहा, अपनी चाय का प्याला मेज पर रखते हुए, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम आज फिर मिस्टर होप के कार्यालय जाएंगे? मैंने अपनी पाइप नीचे रखी और मुस्कुराया। नहीं वॉटसन, आज हम एक अलग रास्ते पर चलेंगे। मुझे लगता है कि इस मामले का जवाब व्हाइट हॉल के कार्यालयों में नहीं बल्कि लंदन की गलियों में छिपा है। क्या मतलब? वॉटसन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। एडवार्डो लुकास, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक ठंडक थी। वो विदेशी राजनयिक जिसका नाम मिस्टर होप ने हमें दिया था, मुझे उस पर संदेह है। उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसका मिस्टर होप के कार्यालय में उस दिन मौजूद होना, ये सब संयोग से कहीं ज्यादा लगता है। वॉटसन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन होम्स, वो एक राजनयिक है, क्या वो इतना जोखिम उठाएगा? वॉटसन,
मैंने कहा, अपनी कुर्सी से उठते हुए। जो लोग सत्ता और रहस्यों के खेल में शामिल होते हैं, उनके लिए जोखिम ही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। चलो, हमें तैयार होना चाहिए। आज हम मिस्टर लुकास से मिलने जा रहे हैं। हमने जल्दी से अपने कोट पहने और लंदन की सर्द सड़कों पर निकल पड़े। लुकास का निवास चेरिंग क्रॉस के पास एक शानदार इमारत में था। वो जगह ऐसी थी जहां धन और प्रभाव की गंध हवा में तैरती थी। हमने दरवाजे पर दस्तक दी और एक नौकर ने हमें अंदर बुलाया। उसने हमें एक भव्य बैठक कक्ष में ले जाकर बैठाया, जहां दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और अलमारियों में दुर्लभ किताबें सजी थी। कुछ ही पलों बाद एडवार्डो लुकास कमरे में दाखिल हुए। वो एक लंबा, सुंदर पुरुष था, जिसके काले बाल और गहरी आंखें किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो मुझे तुरंत सतर्क कर गया। मिस्टर होम्स, उसने कहा अपनी मखमली आवाज में, और डॉक्टर वॉटसन, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई सामाजिक मुलाकात नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा। आप सही हैं, मिस्टर लुकास। हम यहाँ एक गंभीर मामले के सिलसिले में आए हैं। लुकास ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने जानबूझकर बात को घुमाया। मिस्टर लुकास, आप मिस्टर ट्रेलोनी होप के कार्यालय में हाल ही में गए थे, है ना? उसने एक पल के लिए सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं वहां था। मिस्टर होप के साथ कुछ राजनयिक चर्चाएं थी, लेकिन ये तो कोई रहस्य नहीं है। और उस दिन आपने क्या देखा? मैंने पूछा। मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। लुकास ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं। मिस्टर होप अपने काम में व्यस्त थे। मैंने उनसे मुलाकात की, कुछ कागजात पर चर्चा की और फिर चला आया। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां हल्के से मेज पर ठपका रही थी। ये एक छोटा सा संकेत था, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त था। वो कुछ छिपा रहा था। मिस्टर लुकास, मैंने कहा। मेरी आवाज अब और सख्त हो गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिस्टर होप के कार्यालय से गायब हो गया है, और आप उस दिन वहां मौजूद थे। क्या आप कुछ जानते हैं? लुकास की मुस्कान अब थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। मिस्टर होम्स, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं एक राजनयिक हूं, कोई चोर नहीं। मैंने आप पर चोरी का आरोप नहीं लगाया, मैंने शांति से कहा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने कुछ असामान्य देखा या सुना? लुकास ने एक गहरी सांस ली और फिर हंसने की कोशिश की। मुझे डर है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मिस्टर होम्स, लेकिन अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं उपलब्ध हूं। हमारी बातचीत यही खत्म हो गई। लुकास ने हमें विनम्रता से विदा किया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कुछ छिपा रहा था। उसकी शांत मुस्कान और आत्मविश्वास के पीछे एक तनाव था जो मेरी नजर से नहीं बचा। जब हम वापस सड़क पर आए, वॉटसन ने कहा, होम्स, मुझे तो वो बिल्कुल सामान्य लगा। क्या तुम्हें लगता है कि वो इसमें शामिल है? वॉटसन, मैंने कहा, लुकास उतना सामान्य नहीं है जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत, उसकी आंखों में छिपा तनाव, ये सब मुझे बताता है कि वह कुछ जानता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। उस दिन दोपहर को मैंने फैसला किया कि हमें लुकास की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। मैंने अपने कुछ विश्वसनीय सूत्रों को काम पर लगाया। लंदन की सड़कों पर मेरे वे अनाम सहयोगी, जो मेरे लिए आंखें और कान बनकर काम करते थे। मैंने उनसे कहा कि वे लुकास के घर, उसके आने जाने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की जानकारी इकट्ठा करें। शाम तक मुझे कुछ दिलचस्प जानकारी मिली। मेरे एक सूत्र, एक युवा लड़का जिसे मैं बिल्ली कहता था, ने बताया कि लुकास का एक नौकर रात के समय चुपके से घर से निकला था और एक गली में किसी अजनबी से मिला था। उन्होंने कुछ कागजात का आदान प्रदान किया और फिर जल्दी से अलग हो गए। ये बहुत दिलचस्प है, मैंने वॉटसन से कहा जब हम बेकर स्ट्रीट पर अपने कमरे में बैठे थे। लुकास का नौकर रात के अंधेरे में कागजात का लेन देन कर रहा है। क्या ये वही पत्र हो सकता है? लेकिन होम्स, वॉटसन ने कहा, अगर लुकास इसमें शामिल है तो उसने पत्र क्यों चुराया? उसका मकसद क्या हो सकता है? ये वही सवाल है, वॉटसन, जिसका जवाब हमें ढूंढना है, मैंने जवाब दिया। लेकिन एक बात साफ है, लुकास इस मामले में किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है
और हमें उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। उस रात मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह इस मामले पर केंद्रित कर लिया। मैंने अपनी मेज पर बैठकर मिस्टर होप के कार्यालय की संरचना, तिजोरी के ताले और लुकास के व्यवहार के बारे में सोचा। मेरे सामने कई संभावनाएं थी। क्या लुकास ने खुद तिजोरी खोली थी? क्या उसने किसी और को इसके लिए भेजा था? या फिर ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? अगले दिन मैंने फैसला किया कि हमें लुकास के घर की तलाशी लेनी होगी। ये एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि वो एक राजनयिक था और उसका घर राजनयिक छूट के दायरे में आता था। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने वॉटसन को अपने प्लान के बारे में बताया। होम्स, वॉटसन ने चिंता से कहा, यह गैरकानूनी है। अगर हमें पकड़े गए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। वॉटसन, मैंने कहा, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें कानून की सीमाओं को थोड़ा लांघना पड़ता है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। उस रात जब लंदन की सड़कें कोहरे और अंधेरे में डूब चुकी थी, मैं और वॉटसन लुकास के घर की ओर बढ़े। हमने सुनिश्चित किया कि हमारा हुलिया ऐसा हो कि कोई हमें पहचान न सके। मैंने एक पुराना कोट और टोपी पहनी और वॉटसन ने अपने चेहरे पर एक दुपट्टा लपेट लिया। लुकास का घर अब शांत था। नौकरों की आवाजाही बंद हो चुकी थी और खिड़कियों से सिर्फ हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने एक खिड़की के पास जाकर ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में मैंने ताले को खोल दिया और हम चुपके से अंदर दाखिल हो गए। लुकास का अध्ययन कक्ष एकदम व्यवस्थित था। मेज पर कुछ कागजात, एक डायरी और कुछ किताबें रखी थी। मैंने जल्दी से कागजात की जांच शुरू की। तभी मेरी नजर एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी जो मेज के नीचे छिपा हुआ था। मैंने उसे उठाया और खोला। अंदर एक पत्र था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि यह वही पत्र नहीं था जिसकी हमें तलाश थी। ये एक निजी पत्र था जिसमें कुछ रहस्यमयी संकेत थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे और पढ़ पाता, बाहर से एक आवाज आई। होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई आ रहा है। मैंने जल्दी से पत्र को वापस रखा और वॉटसन को इशारा किया कि हम छिप जाएंगे। हम एक पर्दे के पीछे छिप गए और तभी दरवाजा खुला। कमरे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एडवार्डो लुकास था। मैं, शर्लॉक होम्स, उस पल अपने दिल की धड़कनों को सुन सकता था जब मैं और वॉटसन एडवार्डो लुकास के अध्ययन कक्ष में एक भारी पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। लंदन की सर्द रात का कोहरा बाहर खिड़कियों पर जमा था, लेकिन मेरे लिए उस कमरे का तनाव कहीं ज्यादा ठंडा और खतरनाक था। लुकास, वो चतुर राजनयिक जिस पर मुझे संदेह था, अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। उसके कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी और मेरी हर सांस के साथ ये डर बढ़ रहा था कि कहीं हम पकड़े न जाएं। वॉटसन मेरे बगल में खड़े थे। उनकी सांसें भी उतनी ही सावधानी से चल रही थी। मैंने उनकी ओर देखा और अपनी उंगली होठों पर रखी, ये इशारा करते हुए कि हमें बिल्कुल चुप रहना होगा। लुकास अब मेज के पास था। मैंने पर्दे की एक छोटी सी दरार से झांका। वो कुछ कागजात उलट पलट रहा था और उसका चेहरा गंभीर था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। मैंने सोचा, क्या वो उसी पत्र की तलाश कर रहा है जिसे हम ढूंढ रहे थे, या फिर वो उस लिफाफे को देखने आया था जिसे मैंने कुछ देर पहले खोला था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अभी मुझे धैर्य रखना होगा। लुकास ने मेज की एक दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने डिब्बे को खोला और मेरी नजरें उसकी उंगलियों पर टिक गई। डिब्बे में कुछ कागज थे, लेकिन वे इतने छोटे थे कि मैं ये नहीं देख पाया कि वे क्या थे। उसने उनमें से एक को निकाला, उसे ध्यान से पढ़ा और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे तुरंत सतर्क कर गई। ये चमक जीत की थी या शायद किसी रहस्य के खुलने की। तभी बाहर से एक और आवाज आई।
ये किसी के कदमों की आहट थी, हल्की लेकिन साफ। लुकास ने तुरंत डिब्बा बंद किया और उसे वापस दराज में रख दिया। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, दरवाजा खुला और एक महिला कमरे में दाखिल हुई। मैं हैरान रह गया। ये कोई साधारण महिला नहीं थी। उसका लंबा कद, शानदार पोशाक और चेहरे पर वो आत्मविश्वास ये सब बता रहा था कि वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा, लेकिन मैं तुरंत उसे पहचान नहीं पाया। एडवार्डो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। तुमने मुझे इतनी रात को यहां क्यों बुलाया? लुकास ने दरवाजा बंद किया और उसकी ओर मुड़ा। मैडम, उसने कहा। उसकी आवाज अब नरम लेकिन खतरनाक थी। मुझे वो चीज मिल गई है जिसकी हमें तलाश थी। महिला की आंखें चमक उठीं। क्या वो पत्र? लुकास ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, वो पत्र, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये अब मेरे पास है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने वॉटसन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही उत्साह था जो मेरे मन में उमड़ रहा था। पत्र लुकास के पास था, वो पत्र। लेकिन अब सवाल यह था कि वो उसका क्या करने वाला था। और ये महिला कौन थी? महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया। एडवार्डो, मुझे वो पत्र देखना होगा। मुझे यकीन करना होगा कि ये वही है। लुकास एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मेज की ओर वापस गया। उसने दराज से वही डिब्बा निकाला और उसमें से एक पत्र निकाला। उसने उसे महिला को थमाया। महिला ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। ये वही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एडवार्डो, अगर ये बाहर आ गया तो? वो बाहर नहीं आएगा, लुकास ने ठंडे स्वर में कहा, बशर्ते हम अपने हिस्से का सौदा पूरा करें। महिला ने एक गहरी सांस ली और पत्र को वापस लुकास को थमा दिया। ठीक है, लेकिन मुझे समय चाहिए। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। लुकास ने पत्र को डिब्बे में वापस रखा और दराज बंद कर दी। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन याद रखो मैडम, इस पत्र की कीमत बहुत बड़ी है। महिला ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर निकल गई। लुकास ने एक पल के लिए मेज की ओर देखा, फिर वो भी कमरे से बाहर चला गया। जब कमरे में सन्नाटा छा गया, मैंने वॉटसन को इशारा किया। हम धीरे धीरे पर्दे के पीछे से निकले। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हमने अभी अभी एक ऐसी बात सुनी थी जो इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना रही थी। पत्र लुकास के पास था और वो किसी बड़े सौदे की बात कर रहा था। लेकिन वो महिला कौन थी और उनका सौदा क्या था? होम्स, वॉटसन ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें वो पत्र अभी ले लेना चाहिए। नहीं वॉटसन, मैंने कहा अभी नहीं। अगर हम पत्र ले लेंगे तो लुकास को पता चल जाएगा कि कोई यहां था और फिर वो अपने नक्शे बदल देगा। हमें और सबूत चाहिए। हमें यह जानना होगा कि वो इस पत्र का क्या करने वाला है। मैंने जल्दी से दराज खोली और डिब्बे को बाहर निकाला। मैंने उसमें से पत्र को निकाला और उसे जल्दी से पढ़ा। ये वही पत्र था जिसकी हमें तलाश थी। एक विदेशी शासक द्वारा लिखा गया, जिसमें ऐसी बातें थी जो यूरोप की शांति को भंग कर सकती थी। मैंने पत्र को वापस रखा और डिब्बे को उसी तरह व्यवस्थित किया जैसे वह पहले था। चलो वॉटसन, मैंने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। हम चुपके से उसी खिड़की से बाहर निकले और कोहरे भरी सड़कों पर वापस आ गए। मेरे दिमाग में अब कई नए सवाल थे। लुकास का मकसद क्या था? वो पत्र को बेचना चाहता था या इसका इस्तेमाल किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहता था? और वो महिला कौन थी? उसका चेहरा मुझे परिचित क्यों लगा? जब हम बेकर स्ट्रीट वापस पहुंचे, मैंने अपनी पाइप जलाई और सोफे पर लेट गया। वॉटसन मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। होम्स, उन्होंने कहा, यह मामला अब और जटिल हो गया है। क्या तुम्हें उस महिला के बारे में कुछ पता है? मैंने एक पल के लिए सोचा। वॉटसन,
मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूं। उसका चेहरा, वो लेडी हिल्डा होप हो सकती है, मिस्टर ट्रेलोनी होप की पत्नी। वॉटसन हैरान रह गए। हिल्डा होप? लेकिन वो इसमें क्यों शामिल होगी? और वो लुकास से रात के समय क्यों मिल रही थी? ये वही सवाल है वॉटसन, जिसका जवाब हमें ढूंढना है, मैंने कहा। लेकिन एक बात साफ है, ये मामला अब सिर्फ एक चोरी का नहीं रहा। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और लेडी हिल्डा इसमें किसी ना किसी तरह शामिल है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे लेडी हिल्डा से मिलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे और जानकारी इकट्ठा करनी थी। मैंने अपने सूत्रों को फिर से काम पर लगाया। मैंने उनसे लेडी हिल्डा की गतिविधियों, उनके सामाजिक दायरे और उनके हाल के व्यवहार के बारे में पता लगाने को कहा। शाम तक मुझे कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली। लेडी हिल्डा, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, हाल के दिनों में कुछ रहस्यमयी गतिविधियों में शामिल थी। उन्हें कई बार लंदन के उन हिस्सों में देखा गया था जो उनके सामाजिक स्तर से बिल्कुल अलग थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें एक बार लुकास के साथ एक निजी क्लब में देखा गया था। ये बहुत दिलचस्प है, मैंने वॉटसन से कहा। लेडी हिल्डा और लुकास के बीच कोई गहरा रिश्ता है और मुझे लगता है कि ये पत्र उस रिश्ते की कुंजी है। तो अब हम क्या करेंगे? वॉटसन ने पूछा। हम लेडी हिल्डा से मिलेंगे, मैंने कहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो एक चतुर महिला है और अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो अपने नक्शे बदल देंगी। उस रात मैंने अपने नोट्स की समीक्षा की। मेरे सामने अब कई टुकड़े थे, लुकास, लेडी हिल्डा, वो पत्र और वो रहस्यमयी सौदा। लेकिन ये पहेली अभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे और सबूत चाहिए थे और मुझे यकीन था कि लेडी हिल्डा के पास वे जवाब थे जो मुझे चाहिए थे। मैं, शर्लॉक होम्स, उस सुबह अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में बैठा था जब मेरे दिमाग में लेडी हिल्डा होप का चेहरा बार बार उभर रहा था। उनकी वो रहस्यमयी मुलाकात एडवार्डो लुकास के साथ और उस पत्र के बारे में उनकी बातचीत मेरे लिए इस पहेली का एक नया और महत्वपूर्ण टुकड़ा थी। मैं जानता था कि अगर मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है तो मुझे लेडी हिल्डा से सीधे बात करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं था। वो एक ऐसी महिला थी जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की चर्चा लंदन के उच्च समाज में आम थी। मुझे बहुत सावधानी बरतनी थी। वॉटसन मेरे सामने अपनी कुर्सी पर बैठे अपने नोट्स पढ़ रहे थे। उनकी भौहें बार बार सिकुड़ रही थी, जैसे वह भी इस मामले की उलझनों में खोए हुए थे। होम्स, उन्होंने आखिरकार कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि लेडी हिल्डा इसमें शामिल है? वो मिस्टर होप की पत्नी है। क्या वह अपने पति के खिलाफ इतना बड़ा जोखिम उठाएंगी? मैंने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया और जवाब दिया, वॉटसन, इंसानी स्वभाव जटिल होता है। कभी कभी लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाहर से देखने में असंभव लगते हैं। लेडी हिल्डा के पास कोई मकसद है, शायद डर, शायद लालच, या शायद कोई निजी रहस्य। हमें बस उस मकसद को ढूंढना है। तो तुम उनसे मिलने जा रहे हो? वॉटसन ने पूछा। हाँ, मैंने कहा अपनी कुर्सी से उठते हुए, और तुम मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी उपस्थिति मुझे संतुलन देती है, मेरे दोस्त। हमने अपने कोट पहने और मिस्टर होप के घर की ओर निकल पड़े, जो मेफेयर में एक शानदार हवेली थी। ये वही जगह थी जहां लेडी हिल्डा रहती थी और जहां हमें इस मामले के कुछ जवाब मिलने की उम्मीद थी। जब हम वहां पहुंचे तो एक नौकर ने हमें अंदर ले जाकर एक भव्य ड्राइंग रूम में बिठाया। कमरा इतना शानदार था कि उसकी हर चीज, मखमली पर्दों से लेकर सोने की सजावट तक, धन और रुतबे की कहानी बयान कर रही थी। कुछ ही मिनटों बाद लेडी हिल्डा कमरे में दाखिल हुई। वो वैसी ही थी जैसी मैंने उन्हें लुकास के घर में देखा था, लंबी, सुंदर और एक ऐसी शालीनता के साथ जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का सा तनाव था जो मेरी नजरों से नहीं बचा। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मधुर लेकिन सतर्क थी। और डॉक्टर वॉटसन, ये अप्रत्याशित मुलाकात है। आप यहाँ कैसे? मैंने हल्के से मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गया। लेडी हिल्डा,
मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मामले के सिलसिले में आया हूँ। ये आपके पति मिस्टर ट्रेलोनी होप से जुड़ा है। उनके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट की छाया उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मेरे पति? क्या हुआ मिस्टर होम्स? क्या वे ठीक है? वे पूरी तरह ठीक है, मैंने कहा, लेकिन उनके कार्यालय से एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गया है और मुझे लगता है कि आप इसके बारे में कुछ जानती हैं। लेडी हिल्डा की आंखें सिकुड़ गई। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर होम्स। मैं अपने पति के कामकाज में दखल नहीं देती। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो झूठ बोल रही थी और वह ये जानती थी कि मैं ये जानता हूं, लेकिन मैंने अभी खुलकर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने अपनी बात को थोड़ा और घुमाया। लेडी हिल्डा, मैंने सुना है कि आप हाल ही में कुछ असामान्य गतिविधियों में शामिल थी, मसलन रात के समय कुछ खास लोगों से मुलाकात। उनका चेहरा अब और पीला पड़ गया। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें डर भी छिपा था। मैं सिर्फ सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने शांति से कहा, और मुझे लगता है कि आप उस सच का हिस्सा है। वॉटसन, जो अब तक चुप थे, अब थोड़ा असहज दिख रहे थे, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। लेडी हिल्डा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप एडवार्डो लुकास को जानती हैं? उनके चेहरे पर अब साफ तौर पर डर दिखाई दिया। लुकास? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो एक राजनयिक है। हम सामाजिक आयोजनों में मिले हैं, लेकिन इसका उस दस्तावेज से क्या लेना देना है? मैंने एक गहरी सांस ली। ये वो पल था जब मुझे थोड़ा जोखिम उठाना था। लेडी हिडा, मैंने आपको कल रात लुकास के घर में देखा था। आप उससे एक पत्र के बारे में बात कर रही थी, वही पत्र जो मिस्टर होप के कार्यालय से गायब हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेडी हिडा की आंखें चौड़ी हो गई और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी कुर्सी का सहारा लिया, जैसे वो गिरने वाली हो। आप वहां थे? उनकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। हाँ, मैंने कहा, और मैंने आपकी और लुकास की पूरी बात सुनी। अब लेडी हिडा, मैं आपसे सच बोलने के लिए कह रहा हूं। वो पत्र कहाँ है और आप इसमें क्यों शामिल हैं? वो कुछ पल के लिए चुप रही। उनकी आंखें कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भटक रही थी, जैसे वह कोई रास्ता ढूंढ रही हो। फिर आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी थकान थी। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन आप सही हैं, मैं उस पत्र के बारे में जानती हूँ। वॉटसन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और लेडी हिडा की ओर मुड़ा। बोलिए आगे, मैंने कहा, सारी बात बताइए। लेडी हिडा ने अपने हाथ आपस में मलते हुए कहा, यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ। मैं लुकास से एक सामाजिक आयोजन में मिली थी। वो बहुत आकर्षक और चतुर थे। शुरुआत में ये सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कुछ निजी बातें पूछनी शुरू की। मेरे पति के काम के बारे में, उनके कार्यालय के बारे में। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास मेरे बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो मेरे लिए और मेरे पति के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ब्लैकमेल? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो वो उस जानकारी को सार्वजनिक कर देंगे। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। और वो पत्र? मैंने पूछा। लुकास को उस पत्र के बारे में पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वो पत्र उनके लिए चुराना होगा। मैंने मना किया, लेकिन उनका दबाव बढ़ता गया। आखिरकार मैंने उनके लिए वो पत्र चुरा लिया। वॉटसन अब अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठे थे। आपने अपने पति की तिजोरी से वो पत्र चुराया? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। लेडी हिडा ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास तिजोरी की दूसरी चाबी थी। मैंने मौका देखकर वो पत्र निकाल लिया और लुकास को दे दिया। मैंने एक पल के लिए सोचा। ये सब अब साफ हो रहा था, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। लेडी हिडा, लुकास उस पत्र का क्या करने वाला है? उन्होंने सिर झुकाया। मुझे ठीक ठीक नहीं पता,
लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे किसी विदेशी शक्ति को बेचना चाहता है। उसने कहा था कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। मैंने वाटसन की ओर देखा। ये स्थिति अब और गंभीर हो गई थी। अगर वो पत्र किसी दुश्मन देश के हाथों में पहुंच गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। लेडी हिडा, मैंने कहा, आपको मेरे साथ काम करना होगा। हमें वो पत्र वापस लेना होगा और लुकास को रोकना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उन्होंने सिर हिलाया। हाँ मिस्टर होम्स, मैं जो भी कर सकती हूँ करूंगी, लेकिन कृपया मेरे पति को इसके बारे में कुछ ना बताइए। ये उन्हें बर्बाद कर देगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। हमारी बात यही खत्म हुई। लेडी हिल्डा ने हमें वादा किया कि वो लुकास की अगली मुलाकात के बारे में हमें बताएंगी। जब हम मेफेयर की हवेली से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में अब एक नया प्लान बन रहा था। होम्स, वाटसन ने कहा जब हम टैक्सी में बैठे, क्या हमें अब पुलिस को शामिल करना चाहिए? नहीं वाटसन, मैंने कहा, यह मामला बहुत नाजुक है। अगर पुलिस इसमें शामिल हुई तो बात सार्वजनिक हो सकती है और वो पत्र हमेशा के लिए गायब हो सकता है। हमें इसे अपने तरीके से सुलझाना होगा। उस रात मैंने अपने नोट्स की फिर से समीक्षा की। लेडी हिल्डा की कहानी ने कई सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन अब चुनौती ये थी कि लुकास को कैसे पकड़ा जाए। वो एक चतुर और खतरनाक व्यक्ति था और मुझे यकीन था कि वो आसानी से अपने नक्शे नहीं बदलेगा। मैंने फैसला किया कि हमें लुकास पर और करीब से नजर रखनी होगी। मैंने अपने सूत्रों को फिर से सक्रिय किया और उनसे लुकास की हर गतिविधि की जानकारी मांगी। साथ ही मैंने लेडी हिडा को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें मैंने उनसे कहा कि वे लुकास से अगली मुलाकात की सूचना मुझे तुरंत दे। अब खेल का अगला चरण शुरू होने वाला था और मैं, शर्लॉक होम्स, इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार था। मैं, शर्लॉक होम्स, उस सुबह बेकर स्ट्रीट पर अपने कमरे में बैठा था जब मेरे दिमाग में इस मामले के हर टुकड़े को जोड़ने की कोशिश चल रही थी। लेडी हिडा होप का स्वीकारोक्ति, एडवार्डो लुकास का खतरनाक खेल और वो पत्र जो यूरोप की शांति को खतरे में डाल सकता था। ये सब एक ऐसी जटिल पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए मुझे अपने हर कौशल का इस्तेमाल करना था। मेरी पाइप से उठता धुआं कमरे में फैल रहा था, लेकिन मेरे विचार अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थे। मैं जानता था कि अब समय बातचीत का नहीं बल्कि कार्रवाई का था। वाटसन मेरे सामने अपनी कुर्सी पर बैठे अपनी पिस्तौल की जांच कर रहे थे। उनकी आंखों में वो उत्साह था जो हर खतरनाक मिशन से पहले उनके चेहरे पर उभर आता था। होम्स, उन्होंने कहा अपनी पिस्तौल को जेब में रखते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि लेडी हिडा हमारी मदद करेगी? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा। वाटसन, लेडी हिडा डर और अपराध बोध के बीच फंसी हुई है। वो हमारी मदद करेंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि वो लुकास को हमारे प्लान के बारे में कुछ न बताए। तभी मिसेस हडसन ने दरवाजा खटखटाया और एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। ये आपके लिए है मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा। एक लड़के ने अभी अभी इसे छोड़ा है। मैंने लिफाफा खोला। ये लेडी हिडा का संदेश था। उन्होंने लिखा था कि लुकास ने उन्हें आज रात 9 बजे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने ये भी लिखा था कि लुकास बहुत तनाव में है और शायद पत्र को किसी और को सौंपने की योजना बना रहा है। ये हमारा मौका है। वाटसन, मैंने कहा लिफाफा मेज पर रखते हुए, आज रात हम लुकास को पकड़ लेंगे, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो एक चतुर और खतरनाक आदमी है। तुम्हारा प्लान क्या है? वाटसन ने पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम लेडी हिडा की मुलाकात का इंतजार करेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ छिप कर नहीं देखेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। उस दिन दोपहर को मैंने अपने कुछ विश्वसनीय सूत्रों को काम पर लगाया। मैंने उनसे लुकास के घर के आसपास नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने को कहा। साथ ही मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के अपने पुराने परिचित इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को एक गुप्त संदेश भेजा।
मैंने उनसे कहा कि मुझे आज रात उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उन्हें अभी कुछ ना करने को कहा। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस की मौजूदगी से लुकास सतर्क हो जाए। शाम होने तक मैंने और वाटसन ने अपने प्लान को अंतिम रूप दे दिया। हमने फैसला किया कि हम लुकास के घर के पीछे की खिड़की से अंदर दाखिल होंगे, वही खिड़की जिसका इस्तेमाल हमने पिछली बार किया था। हमारा लक्ष्य लेडी हिडा और लुकास की बातचीत को सुनना था और सही मौके पर पत्र को हासिल करना था। रात के 8 बजे हम लंदन की कोहरे भरी सड़कों पर निकल पड़े। लुकास का घर चेरिंग क्रॉस के पास था और जब हम वहां पहुंचे तो सड़कें लगभग सुनसान थी। कोहरा इतना घना था कि हमारी आकृतियां उसमें गायब हो रही थी। यह हमारे लिए एक फायदा था क्योंकि इससे हमें छिपने में आसानी हो रही थी। हमने घर के पीछे की गली में प्रवेश किया और उस खिड़की तक पहुंचे जिसे मैंने पहले खोला था। इस बार ताला खोलने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। हम चुपके से अंदर दाखिल हुए और अध्ययन कक्ष की ओर बढ़े। कमरा वैसा ही था जैसा हमने पिछली बार देखा था। मेज पर कागजात, अलमारियों में किताबें और वह दराज जिसमें लुकास ने पत्र छिपाया था। हमने पर्दों के पीछे अपनी जगह ले ली और इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मेरी हर इंद्रिय सतर्क थी। तभी ठीक 9 बजे हमने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। लेडी हिडा कमरे में दाखिल हुई और उनके पीछे लुकास था। मैडम, लुकास ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। आप समय पर आई, ये अच्छा है। लेडी हिडा का चेहरा पीला था। एडवार्डो, मुझे ये सब खत्म करना है, मैं और नहीं कर सकती। लुकास ने एक ठंडी मुस्कान दी। खत्म मैडम, ये खेल अभी शुरू हुआ है। वो पत्र मेरे पास है और आज रात मैं इसे अपने खरीदार को सौंप दूंगा। खरीदार? लेडी हिडा ने डर से पूछा। कौन है वो? लुकास ने जवाब देने के बजाय मेज की ओर बढ़ा। उसने दराज खोली और वही डिब्बा निकाला जिसमें पत्र था। उसने पत्र को बाहर निकाला और उसे लेडी हिडा को दिखाया। ये मैडम, हमारी जीत है। इसकी कीमत लाखों में है। मैंने वाटसन की ओर देखा। ये हमारा मौका था। मैंने धीरे से पर्दे से बाहर कदम रखा और अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, मिस्टर लुकास, उस पत्र को नीचे रख दीजिए। लुकास और लेडी हिडा दोनों चौंक गए। लुकास की आंखें सिकुड़ गई और उसने पत्र को अपनी जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वाटसन ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। हिलिए मत लुकास, वाटसन ने कहा। लेडी हिडा ने एक चीख दबाई और पीछे हट गई। मिस्टर होम्स, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? वही जो मैंने वादा किया था, मैंने कहा। मेरी नजरें लुकास पर टिकी थी। मिस्टर लुकास, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो पत्र अब आपके पास नहीं रहेगा। लुकास ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर वो हंसने लगा। होम्स, आप वाकई एक परेशानी है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप मुझे रोक सकते हैं? ये पत्र मेरे पास है और मेरे खरीदार इसे लेने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। आपके खरीदार? मैंने पूछा। कौन है वे? लुकास ने जवाब देने के बजाय अचानक मेज पर रखी एक किताब उठाई और उसे मेरी ओर फेंक दिया। मैंने उसे छकमा दिया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। वाटसन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन लुकास तेज था। वो दरवाजे से बाहर निकल गया और गलियारे में गायब हो गया। वाटसन उसके पीछे। मैंने चिल्लाया। हम दोनों लुकास के पीछे दौड़े। घर के गलियारे अंधेरे और उलझे हुए थे, लेकिन हमने उसकी कदमों की आवाज का पीछा किया। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जब हम बाहर निकले तो लुकास कहीं नहीं दिखा। कोहरा इतना घना था कि वो उसमें गायब हो चुका था। होम्स, वाटसन ने हाफते हुए कहा, वो भाग गया। मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ,
वाटसन, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। पत्र अभी भी उसके पास है और हमें उसे ढूंढना होगा। हम वापस अध्ययन कक्ष में लौटे, जहां लेडी हिडा अब भी खड़ी थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बताया था कि वो खतरनाक है। लेडी हिडा, मैंने कहा, आपको अब और डरने की जरूरत नहीं है। हम लुकास को पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ जा सकता है? उन्होंने एक पल के लिए सोचा। वो एक क्लब में जाता है। ये लंदन के पूर्वी हिस्से में है। मुझे लगता है कि वह अपने खरीदार से वही मिलने वाला है। मैंने वाटसन की ओर देखा। वाटसन, हमें तुरंत वहां जाना होगा। हमने लेडी हिडा को घर भेज दिया और टैक्सी लेकर लंदन के पूर्वी हिस्से की ओर निकल पड़े। क्लब एक पुरानी जर्जर इमारत में था, जो बाहर से देखने में लगभग खाली लग रहा था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। हमने सावधानी से प्रवेश किया। क्लब का माहौल धुआंधार और रहस्यमय था। लोग छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे थे और हवा में तंबाकू और शराब की गंध थी। मैंने अपनी आंखों से लुकास को ढूंढना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक कोने में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वो लुकास था। उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाया। लुकास ने अपनी जेब से पत्र निकाला और उसे मेज पर रख दिया। वाटसन, मैंने फुसफुसाया, अब समय है। मैं शर्लॉक होम्स उस पल अपने हर इंद्रिय को सतर्क रखे हुए था, जब मैं और वाटसन उस धुआंधार क्लब के एक कोने में छिपे हुए थे। लंदन के पूर्वी हिस्से में ये जगह, जो बाहर से जर्जर और सुनसान दिखती थी, अंदर से साजिशों और रहस्यों का अड्डा थी। मेरी नजरें एडवार्डो लुकास पर टिकी थी, जो एक मेज के पास बैठा था और उसके सामने वही पत्र जिसके गलत हाथों में पड़ने से यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था। लुकास के सामने बैठा व्यक्ति, जिसका चेहरा अभी भी छाया में था, उस पत्र को ध्यान से देख रहा था। ये वो क्षण था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वाटसन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। अगर वो पत्र उस व्यक्ति के हाथों में चला गया तो हम इसे शायद कभी वापस न पा सकें। वाटसन ने अपनी पिस्तौल को और मजबूती से पकड़ा। तुम कहो होम्स, मैं तैयार हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस मेज की ओर बढ़ा। क्लब का माहौल इतना शोरगुल और धुआंधार था कि हमारी हल्की हल्की हरकतें किसी का ध्यान नहीं खींच रही थी। जब हम लुकास के करीब पहुंचे, मैंने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, मिस्टर लुकास, उस पत्र को मेज पर ही रहने दीजिए। लुकास का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और गुस्सा एक साथ चमक उठा। सामने बैठा व्यक्ति भी चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अब मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर विदेशी नक्श थे। उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो मुझे तुरंत सतर्क कर गई। होम्स, लुकास ने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। मैंने शांति से जवाब दिया। मेरी नजरें पत्र पर टिकी थी, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। वो पत्र मुझे दीजिए और शायद हम इस मामले को और जटिल होने से बचा सकें। लुकास ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? होम्स, ये पत्र अब मेरे नियंत्रण से बाहर है। उसने पत्र को उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वाटसन ने अपनी पिस्तौल तान दी। हिलिए मत लुकास, वाटसन ने सख्त स्वर में कहा, या मुझे गोली चलानी पड़ेगी। क्लब में अब कुछ लोग हमारी ओर देखने लगे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। लुकास के सामने बैठा व्यक्ति, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज में एक विदेशी लहजा था। ये क्या तमाशा है? मैं सिर्फ एक व्यापार के लिए यहां हूं। व्यापार? मैंने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। यह पत्र कोई साधारण चीज नहीं है, मिस्टर। मेरा नाम गोमेज है, उसने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। और मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। यह पत्र बिक्री के लिए नहीं है, मैंने कहा। यह ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है और इसे चुराने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे।
लुकास ने अब अपनी कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया। होम्स, तुम बहुत दूर तक आ गए हो, लेकिन तुम ये खेल नहीं जीत सकते। उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और मेरी ओर झपटा, लेकिन मैं तैयार था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मेज पर पटक दिया। चाकू फर्श पर गिर गया और वाटसन ने तुरंत लुकास को अपनी पिस्तौल के दम पर काबू में कर लिया। बस लुकास, मैंने कहा। मेरी सांसें अब तेज थी। ये खेल अब खत्म हो चुका है। मैंने मेज से पत्र उठाया और उसे अपनी जेब में डाला। गोमेज, जो अब तक हक्का बक्का खड़ा था, अचानक दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, मैंने अपने एक सूत्र को इशारा किया जो पहले से ही क्लब के प्रवेश द्वार पर तैनात था। मेरे सूत्र बिली ने गोमेज को पकड़ लिया और उसे वापस कमरे में ले आया। मिस्टर गोमेज, मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपको स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। लुकास अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका चेहरा हार और निराशा से भरा हुआ था। तुमने ये कैसे किया, होम्स? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हर कदम पर सावधानी बरती थी। तुमने गलती की, लुकास, मैंने कहा। तुमने लेडी हिडा को कमजोर समझा। उन्होंने मुझे तुम्हारी हर योजना के बारे में बताया। लुकास की आंखें चौड़ी हो गई। हिडा, उसने मुझे धोखा दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने वाटसन को इशारा किया और हमने लुकास और गोमेज को क्लब से बाहर निकाला। बाहर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपने कुछ आदमियों के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें लुकास और गोमेज को सौंप दिया और पत्र उनके हवाले कर दिया। लेस्ट्रेड, मैंने कहा, यह पत्र मिस्टर ट्रेलनी होप तक तुरंत पहुंचाना होगा और सुनिश्चित करे कि इसका जिक्र कहीं न हो। लेस्ट्रेड ने सिर हिलाया। आप पर भरोसा है, होम्स। ये काम हो जाएगा। जब लुकास और गोमेज को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया, मैंने और वाटसन ने एक गहरी सांस ली। पत्र अब सुरक्षित था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। लुकास का मकसद क्या था और गोमेज कौन था? क्या वह किसी विदेशी शक्ति का एजेंट था? हम बेकर स्ट्रीट वापस लौटे, जहां मिसेस हडसन ने हमें गर्म चाय और बिस्किट के साथ स्वागत किया। मैं अपनी पाइप जलाकर सोफे पर लेट गया और वाटसन मेरे सामने बैठे। होम्स, वाटसन ने कहा, क्या ये मामला अब खत्म हो गया? लगभग, वाटसन, मैंने कहा। पत्र अब सुरक्षित है और लुकास जेल में, लेकिन मुझे अभी भी लेडी हिल्डा से कुछ जवाब चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो और क्या छिपा रही है? वाटसन ने पूछा। मैंने एक पल के लिए सोचा। लेडी हिल्डा ने हमें लुकास के बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कहानी में अभी कुछ और है। वो ब्लैकमेल का शिकार थी, लेकिन उन्होंने हमें उस जानकारी के बारे में कुछ नहीं बताया जो लुकास उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। तो तुम उनसे फिर मिलने जाओगे? वाटसन ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन पहले मुझे माइक्रॉफ्ट से बात करनी होगी। वो इस मामले के राजनीतिक पहलुओं को समझने में मेरी मदद कर सकता है। अगले दिन मैं माइक्रॉफ्ट से मिलने उनके क्लब डायोजनी गया। माइक्रॉफ्ट हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ कागजात पढ़ रहे थे। जब मैंने उन्हें पत्र और लुकास की गिरफ्तारी के बारे में बताया, तो उनकी भौहें थोड़ी उठी। शर्लॉक, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर मुझे प्रभावित किया है, लेकिन ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गोमेज एक विदेशी जासूस है जो एक शक्तिशाली देश के लिए काम करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस घटना का कोई राजनीतिक असर न हो। और लेडी हिल्डा? मैंने पूछा। माइक्रॉफ्ट ने एक गहरी सांस ली। वो एक जटिल महिला है, मैं एक शर्लॉक। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उनसे सावधानी से निपटो। माइक्रॉफ्ट की बातों ने मेरे संदेह को और पक्का कर दिया। लेडी हिडा की कहानी में अभी कुछ और था और मुझे उसे जानना था। मैंने फैसला किया कि मैं उसी दिन उनसे मिलूंगा। शाम को मैं और वाटसन फिर से मेफेयर की हवेली में थे। लेडी हिडा हमें ड्राइंग रूम में मिली। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक राहत थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मुझे सुना है कि आपने पत्र वापस ले लिया है।
मैं आपकी आभारी हूं। लेडी हिडा, मैंने कहा, पत्र सुरक्षित है और लुकास अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल का जवाब चाहिए। लुकास आपके खिलाफ क्या जानकारी इस्तेमाल कर रहा था? उनका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। मिस्टर होम्स, कृपया, ये बहुत निजी है। मैं समझता हूं, मैंने कहा, लेकिन अगर आप चाहती है कि यह मामला पूरी तरह खत्म हो तो आपको मुझे सच बताना होगा। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है मिस्टर होम्स, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शर्लॉक होम्स उस शाम मेफेयर की उस शानदार हवेली के ड्राइंग रूम में खड़ा था, जहां लेडी हिडा होप मेरे सामने बैठी थी। उनका चेहरा थकान और अपराध बोध से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो आखिरकार अपने मन का बोझ उतारने को तैयार थी। पत्र जो यूरोप की शांति को खतरे में डाल सकता था, अब सुरक्षित था। एडवार्डो लुकास और उसका साथी गोमेज स्कॉटलैंड यार्ड की हिरासत में थे, लेकिन मेरे लिए यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लेडी हिडा की कहानी का वो हिस्सा जो उन्होंने अब तक छिपाया था, इस पहेली का आखिरी टुकड़ा था। लेडी हिडा, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपने वादा किया है कि आप मुझे सच बताएंगी। लुकास आपके खिलाफ क्या जानकारी इस्तेमाल कर रहा था और आप उस पत्र को चुराने के लिए क्यों राजी हुई? वाटसन मेरे बगल में खड़े चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन वो जानते थे कि ये वह पल है जब मुझे बिना किसी रुकावट के काम करने देना होगा। लेडी हिडा ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें नीचे झुका ली। मिस्टर होम्स, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह कहानी मेरे लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना किया है और मैं अब और छिप नहीं सकती। वो थोड़ी रुकी, जैसे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रही हों। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। कुछ साल पहले जब मैं अपने पति ट्रेलनी से मिली थी, मैं एक बहुत अलग जिंदगी जी रही थी। मैं युवा थी और शायद थोड़ी लापरवाह भी। मैंने कुछ ऐसी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई जो उस समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता था। हमने कुछ पत्रों का आदान प्रदान किया, ऐसे पत्र जो निजी और शायद अनुचित थे। मैंने उनकी ओर देखा और लुकास को उन पत्रों के बारे में पता चल गया। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं पता कि उसे वे पत्र कैसे मिले, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके पास वे पत्र हैं और अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो उन्हें मेरे पति और पूरे समाज के सामने उजागर कर देगा। वाटसन ने आश्चर्य से कहा, तो आपने उस पत्र को चुराया ताकि वह आपकी गलतियों को छिपा सके? लेडी हिडा की आंखें आंसुओं से भर आई। हाँ डॉक्टर वाटसन, मैं डर गई थी। ट्रेलनी एक सम्मानित व्यक्ति है। अगर ये बात बाहर आती तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती और मेरा परिवार, मेरा सामाजिक जीवन, सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने सोचा कि अगर मैं लुकास को वो पत्र दे दूंगी तो वो मुझे आजाद कर देगा, लेकिन मैं गलत थी। मैंने एक पल के लिए सोचा। लेडी हिडा की कहानी अब साफ थी। लुकास ने उनके अतीत का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया था और वो पत्र उसकी साजिश का हिस्सा था। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। लेडी हिडा, मैंने कहा, लुकास का मकसद क्या था? वो उस पत्र का क्या करना चाहता था? उन्होंने सिर हिलाया। मुझे ठीक ठीक नहीं पता मिस्टर होम्स, लेकिन उसने एक बार जिक्र किया था कि वह इसे किसी विदेशी शक्ति को बेचना चाहता है। उसने कहा था कि इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। मैंने वाटसन की ओर देखा। ये वही बात थी जो माइक्रॉफ ने मुझे बताई थी। लुकास और गोमेज किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे और वो पत्र उनकी योजना का केंद्र था। लेडी हिडा, मैंने कहा, आपने जो किया वो गलत था।
लेकिन आपने अब सच बता दिया है और ये आपके पक्ष में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बात मेरे और वाटसन के बीच ही रहेगी, लेकिन आपको अपने पति को कुछ तो बताना होगा। उनका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। ट्रेलोनी को? लेकिन मिस्टर होम्स, ये उन्हें तोड़ देगा। शायद, मैंने कहा, लेकिन अगर आप उनसे सच छिपाएंगी तो ये अपराधबोध आपको हमेशा सताएगा, और अगर ये बात किसी और तरह से बाहर आई तो परिणाम और बुरे होंगे। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उन्होंने सिर हिलाया। आप सही हैं मिस्टर होम्स, मैं ट्रेलोनी से बात करूंगी, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये समय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हमारी बात यही खत्म हुई। जब हम मेफेयर की हवेली से बाहर निकले तो लंदन की सर्द हवाएं मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरे दिमाग में अब इस मामले के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ रहे थे, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था। मिस्टर ट्रेलोनी होप को पत्र लौटाना और यह सुनिश्चित करना कि इस घटना का कोई राजनीतिक असर ना हो। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस पहुंचे, मैंने तुरंत माइक्रॉफ्ट को एक संदेश भेजा। मैंने उन्हें बताया कि पत्र सुरक्षित है और लेडी हीडा ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या सरकार इस मामले को पूरी तरह दबा देगी। अगले दिन सुबह माइक्रॉफ्ट मेरे अपार्टमेंट में आए। उनके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो मैं हमेशा से देखता आया था। शर्लॉक, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। सरकार तुम्हारी आभारी है। और पत्र? मैंने पूछा। वो मिस्टर होप को लौटा दिया गया है, माइक्रॉफ्ट ने कहा, लेकिन हमने उन्हें यह नहीं बताया कि यह कैसे गायब हुआ था। ये उनके लिए बेहतर है कि वे इसकी पूरी सच्चाई ना जाने। मैंने एक पल के लिए सोचा। और लेडी हीडा? माइक्रॉफ्ट ने एक गहरी सांस ली। वो एक जटिल महिला है शर्लॉक। हमने फैसला किया है कि इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेडी हीडा को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा, बशर्ते वो भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराएं। मैंने सिर हिलाया। ये एक उचित फैसला था। लेडी हीडा ने गलती की थी, लेकिन उनकी मंशा कभी भी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। और गोमेज? मैंने पूछा। वो एक विदेशी जासूस है, माइक्रॉफ्ट ने कहा। हम उसे और लुकास को पूछताछ के लिए रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले का असली मास्टरमाइंड कोई और है। हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रॉफ्ट की बातों ने मेरे संदेह को पक्का कर दिया। यह मामला जितना सरल दिख रहा था उतना था नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा काम अब खत्म हो चुका था। पत्र सुरक्षित था और लुकास की साजिश नाकाम हो गई थी। उस शाम मैं और वाटसन अपने कमरे में बैठे थे। मैं अपनी पाइप जला रहा था और वाटसन अपने नॉर्वेंस की समीक्षा कर रहे थे। होम्स, वाटसन ने कहा, यह मामला वाकई असाधारण था। क्या तुम इसे अपने रिकॉर्ड में शामिल करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वाटसन, लेकिन कुछ मामले इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें सिर्फ यादों में रखा जाता है, कागज पर नहीं। वाटसन ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा रहस्यमयी बने रहते हो होम्स। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी नजरें खिड़की से बाहर लंदन की सड़कों पर थी, जहां कोहरा फिर से छाने लगा था। यह मामला खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे यकीन था कि लंदन की गलियां जल्द ही मुझे किसी नई पहेली की ओर बुलाएंगी। मैं, शर्लॉक होम्स, अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में बैठा था, जहां खिड़की से आती सर्द हवा लंदन की सड़कों के कोहरे को मेरे कमरे में ले आ रही थी। मेरे सामने जलती चिमनी की गर्माहट और मेरी पाइप से उठता धुआं मुझे उस मामले की याद दिला रहे थे जो अब खत्म हो चुका था। वो पत्र जिसके गलत हाथों में पड़ने से यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था, अब सुरक्षित था। एडवार्डो लुकास और गोमेज जेल में थे और लेडी हीडा होप ने अपने अतीत का सच उजागर कर दिया था। लेकिन हर मामले की तरह
इस मामले ने भी मेरे मन में कुछ सवाल और विचार छोड़ दिए थे जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वाटसन, मेरे प्रिय मित्र, मेरे सामने अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नजरें उनके नोट्स पर थी, जहां उन्होंने इस साहसिक यात्रा के हर महत्वपूर्ण पल को दर्ज किया था। होम्स, उन्होंने कहा अपनी नजरें उठाते हुए, यह मामला वाकई अनोखा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि तुमने लेडी हिल्डा को इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया। उन्होंने एक गंभीर अपराध किया था। मैंने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया और जवाब दिया, वाटसन, इंसानी स्वभाव को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपराध को सुलझाना। लेडी हिल्डा ने गलती की, लेकिन वो डर और ब्लैकमेल का शिकार थी। उनकी मंशा कभी भी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, और सबसे जरूरी, उन्होंने आखिरकार सच बोलकर हमारी मदद की। वाटसन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ संदेह था। फिर भी, होम्स, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर होप को पूरी सच्चाई जानने का हक है? मैंने एक पल के लिए सोचा, शायद, वाटसन, लेकिन कुछ सच इतने भारी होते हैं कि वे उन लोगों को तोड़ सकते हैं जो उन्हें सुनते हैं। माइक्राफ्ट और मैंने फैसला किया कि मिस्टर होप को सिर्फ इतना पता चले कि पत्र सुरक्षित है। लेडी हिडा ने वादा किया है कि वो अपने पति से अपनी गलतियों के बारे में बात करेंगी, और मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेंगी। उस सुबह मैंने मिस्टर ट्रेलोनी होप से मुलाकात की थी। वो अपने व्हाइट हॉल के कार्यालय में थे, और जब मैंने उन्हें पत्र लौटाया तो उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मेरे हाथ को जोर से थामते हुए, मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूं करने को तैयार हूं। आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को एक बड़े संकट से बचाया है। मैंने हल्के से मुस्कुराया। मिस्टर होप, मेरा इनाम यह है कि यह पत्र अब सही जगह पर है। बस इतना सुनिश्चित करें कि यह फिर कभी गलत हाथों में ना पड़े। उन्होंने सिर हिलाया। मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मिस्टर होम्स, यह पत्र कैसे गायब हुआ? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया। लेडी हिडा का सच उनके सामने उजागर करना आसान होता, लेकिन मैंने माइक्रोफ के साथ किया वादा याद किया। मिस्टर होप, मैंने कहा, यह एक जटिल साजिश थी जिसमें कुछ विदेशी ताकतें शामिल थी, लेकिन अब सब ठीक है। आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने और सवाल नहीं किए। मैंने उन्हें विदा किया और बेकर स्ट्रीट की ओर वापस चल पड़ा। उस दोपहर मुझे माइक्रोफ से एक और संदेश मिला। उन्होंने मुझे बताया कि गोमेज ने पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। वो एक विदेशी सरकार के लिए काम कर रहा था, जिसका नाम माइक्रोफ ने मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस जानकारी ने ब्रिटिश सरकार को कुछ संभावित खतरों से सतर्क कर दिया था। लुकास, दूसरी ओर, सिर्फ एक किराए का गुंडा था जिसे पैसों के लिए इस साजिश में शामिल किया गया था। माइक्रोफ्ट, मैंने उनसे फोन पर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले का असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? माइक्रोफ्ट की आवाज में एक ठंडक थी। शर्लॉक, कुछ साजिशें इतनी गहरी होती हैं कि उनके असली चेहरे कभी सामने नहीं आते, लेकिन अभी के लिए हमने जो हासिल किया वो काफी है। माइक्रोफ्ट की बातों ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी। मैंने हमेशा सोचा था कि हर पहेली का हल होता है, लेकिन इस मामले ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले। शाम को मैं और वाटसन एक बार फिर लेडी हिडा से मिलने गए। वो हमें ड्राइंग रूम में मिली और इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, मैंने ट्रेलनी से बात की। मैंने उन्हें अपनी गलतियों के बारे में बताया, सब कुछ नहीं, लेकिन जितना जरूरी था। और उनकी प्रतिक्रिया? मैंने पूछा। वो दुखी थे, उन्होंने कहा। उनकी आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे माफ कर देंगे।
हम इस सब से उबरने की कोशिश करेंगे मिस्टर होम्स। मैंने सिर हिलाया। यह सही फैसला था लेडी हीरा। सच भले ही दर्दनाक हो, हमेशा आजादी देता है। हमारी मुलाकात संक्षिप्त थी। जब हम हवेली से बाहर निकले, लंदन का कोहरा छन चुका था। आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा में ताजगी थी। टैक्सी में बैठते ही वाटसन ने कहा, मामला खत्म हो गया, लेकिन लगता है तुम अब भी कुछ सोच रहे हो। मैं मुस्कराया। हाँ वाटसन, न सिर्फ इस केस के बारे में, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों के बारे में जो इन गलियों में छिपे हैं। वाटसन हंसा, और मुझे यकीन है तुम उन्हें भी सुलझा लोगे। उस रात मैं अपने कमरे में छत की ओर देखता रहा। ये केस, जिसमें राजनीतिक साजिशें, ब्लैकमेल और इंसानी कमजोरियां थी, अब मेरी यादों का हिस्सा बन गया था। लेकिन मेरे लिए हर अंत एक नई शुरुआत होती है। लंदन की गलियां फिर कुछ नया लेकर आएंगी और मैं शर्लॉक होम्स हर चुनौती के लिए तैयार हूं। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स दी एडवेंचर ऑफ दी सेकंड स्टेन। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।